गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। लास्ट हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन समाप्त किया था कि अर्थशास्त्र होता क्या है। लास्ट हमने यही देखा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नेशनल इनकम और प्रोडक्शन है, राष्ट्रीय आय और उत्पादन है। तो हेडिंग डाल दो, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन। हेडिंग डालिएगा, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन। राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन। राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन, नेशनल इनकम एंड प्रोडक्शन। ठीक है, पहले लिखिएगा परिभाषा, डेफिनेशन। पहले लिखिएगा परिभाषा, डेफिनेशन, और परिभाषा में लिखिएगा किसी भी देश में उपलब्ध, किसी भी देश में उपलब्ध, किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के, किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के, आर्थिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा लोगों को मिलने वाली आर्थिक कल्याण, ब्रैकेट में लिखना इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों को मिलने वाली आर्थिक कल्याण, लोगों को मिलने वाली आर्थिक कल्याण, ब्रैकेट में इकोनॉमिक वेलफेयर, लोगों को मिलने वाली आर्थिक कल्याण यानी इकोनॉमिक वेलफेयर। आर्थिक कल्याण के बारे में, आर्थिक कल्याण के बारे में पता लगाने के लिए, आर्थिक कल्याण के बारे में पता लगाने के लिए राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की गणना की जाती है, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की गणना की जाती है, गणना की जाती है, कॉमा लगाना, राष्ट्रीय आय एवं उत्पादन की गणना की जाती है। उत्पादन मांग के अनुसार होता है,
डिमांड उत्पादन मांग के अनुसार होता है, जिससे उत्पादन मांग के अनुसार होता है, जिससे आय प्राप्त होती है। उत्पादन मांग के अनुसार होता है, जिससे आय प्राप्त होती है। ठीक है, ये सिंपल सी परिभाषा है किसकी? राष्ट्रीय आय और उत्पादन की। लेकिन इस परिभाषा पर हमें गौर करने की आवश्यकता है। सबसे पहले क्या कहा कि किसी भी देश में उपलब्ध आर्थिक संसाधन। अब ये आर्थिक संसाधन क्या क्या हो सकते हैं? जैसे क्या मिट्टी आर्थिक संसाधन है क्या? नहीं है। अरे है ना, मिट्टी से एग्रीकल्चर का उत्पादन हो रहा है। एग्रीकल्चर भी एक प्रकार का इकोनॉमिक रिसोर्सेज ही है, आर्थिक संसाधन ही है। खनिज आर्थिक संसाधन है, उद्योग आर्थिक संसाधन है। जितने भी इकोनॉमिक आपके पास में रिसोर्सेज हो सकते हैं, तो उपलब्ध जितने भी आर्थिक संसाधन है, ठीक है, और वो आर्थिक संसाधन का क्या कर रहे हैं हम लोग? उपयोग कर रहे हैं। भाई जब तक आप उपयोग ही नहीं करोगे तो उससे कोई प्रोडक्शन होगा क्या? नहीं होगा। और इससे उपयोग से लोगों को मिलने वाली क्या? आर्थिक कल्याण। आर्थिक कल्याण का मतलब इकोनॉमिक वेलफेयर हम कहते हैं। ठीक। अब आर्थिक कल्याण लोगों को कैसे प्राप्त हो रही है? पॉलिटी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ी है ना? पॉलिटी में डीपीएसपी पढ़ा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ते हैं। और उस राज्य के नीति निदेशक तत्व में एक आर्टिकल है आपके पास में, आर्टिकल 38 है। वो डीपीएसपी ये कहता है कि राज्य के कल्याणकारी होने की अवधारणा को सिद्ध कर रहा है। लोक कल्याणकारी अवधारणा को क्या कर रहा है? सिद्ध कर रहा है। तो एक कल्याणकारी अवधारणा हमें करनी है। सरकार हमारे लिए अलग अलग नीतियां बनाती है ना, तो वो इसीलिए तो बना रही है कि भाई हमारे लिए क्या कर रही है? कल्याण करने का काम कर रही है। जैसे मान लो आपके गांव में सड़कें नहीं है, और सरकार ने कहा चुनाव से पहले कि हम आपके गांव में क्या करेंगे? सड़कें बनाएंगे। ठीक है, तो क्या आप, सरकार उसके बाद में सड़कें नहीं बना रही है, तो क्या आप उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो क्या? हाँ, क्यों? कर सकते हो, कोर्ट में केस कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार जो भी नीतियां बनाती है वो डीपीएसपी के तहत बनाती है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत बनाती है। और सरकार ये कहती है कि हम कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा को क्या करेंगे? यहाँ पर सिद्ध करेंगे। आर्टिकल 36 में आपको राज्य की परिभाषा दे रखी है कल्याणकारी के संदर्भ में, और आर्टिकल 38 में आपके इकोनॉमिक वेलफेयर की बात की है, लोक कल्याणकारी राज्य होने की अवधारणा को सिद्ध कर रखा है। अब आप कोर्ट में इसलिए चैलेंज नहीं कर पाओगे क्योंकि सरकार कहती है कि हमारे पास में पैसा होगा तो हम आपके लिए कल्याण करेंगे, पैसा नहीं होगा तो हम आपके लिए कल्याण नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब भी आपका फंडामेंटल राइट बाधित होता है, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, तो आप कोर्ट में क्या कर सकते हो? केस कर सकते हो। अब ये फंडामेंटल राइट आपके तीन तरीके से बाधित हो सकता है, जो पॉलिटी में आपने पढ़ा भी होगा शायद। भाई राज्य और राज्य के बीच में टकराट हो सकती है, राज्य और व्यक्ति के बीच में टकराट हो सकती है, और व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में क्या हो सकती है? टकराट हो सकती है। इन तीनों के मामले में आप कहां जा सकते हो? कोर्ट जा सकते हो। ठीक। लेकिन डीपीएसपी के मामले में कोर्ट, और डीपीएसपी में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कहां पर दे रखी है आपको? आर्टिकल 38 में दे रखी है। क्लियर है? नीचे एक नोट करके लिखना है। संविधान के संविधान के अनुच्छेद 38, 38, संविधान के अनुच्छेद 38, ब्रैकेट में लिखना डीपीएसपी। संविधान के अनुच्छेद 38, ब्रैकेट में लिखिएगा डीपीएसपी। संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 38 के तहत, 38 के तहत सरकार द्वारा, सरकार का मतलब ब्रैकेट में लिखो राज्य, राज्यसभा नहीं, राज्य, राज्य सरकार की बात नहीं है। सर, राज्य सरकार के लिए चाहे सुप्रीम मतलब आपके सेंट्रल की हो या फिर चाहे स्टेट की हो, हमेशा शब्द क्या यूज होगा? राज्य होगा। सरकार के
लोक कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी, पब्लिक वेलफेयर, लोक कल्याणकारी होने की अवधारणा, लोक कल्याणकारी होने की अवधारणा दे रखी है। अर्थात अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दे रखी है। अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दे रखी है। अर्थात कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दे रखी है। क्लियर है? अब फिर समझना, हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय आय और उसका उत्पादन, नेशनल इनकम और उत्पादन। अच्छा, राष्ट्रीय आय प्राप्त कैसे होगी? तो हम कहेंगे कि जो भी हमारे पास में उत्पादन के लिए हमें क्या चाहिए? आर्थिक संसाधन। जब इन आर्थिक संसाधनों का हम लोग क्या करेंगे? समुचित उपयोग करेंगे। उपयोग करेंगे तो हमारे पास में क्या प्राप्त होगा? उत्पादन प्राप्त होगा। भाई आप उपयोग करोगे तो उससे प्रोडक्शन बनेगा। इस प्रोडक्शन की क्या होगी? मांग, क्योंकि उत्पादन हमेशा किसके अनुसार होता है? मांग के अनुसार होगा। और ये मांग बढ़ेगी तो इससे क्या होगी? तो अभी अपन ने लास्ट में एक लाइन यही लिखी है ना उसमें, कि उत्पादन मांग के अनुसार होता है जिससे आय प्राप्त होगी। तो उत्पादन किसके अनुसार है? मांग के अनुसार। और उससे क्या प्राप्त हो रही है? लेकिन हमारे पास में उत्पादन के कोई साधन भी तो होंगे। भाई कौन कौन से साधन है जिससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है? उत्पादन प्राप्त हो रहा है। तो उत्पादन के मुख्य रूप से तीन क्षेत्र हैं और दो सहायक क्षेत्र हैं। तीन क्षेत्र जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, और दो सहायक क्षेत्र चतुर्थक और पंचक क्षेत्र, जो से फाइव फिफ्थ वाला कहते हो। तो कुल मिलाकर के हमारे पास में उत्पादन के क्या है? साधन है, जिसमें तीन तो मुख्य क्षेत्र और दो सहायक क्षेत्र है। तो नीचे लिखना उत्पादन के क्षेत्र। उत्पादन के क्षेत्र, उत्पादन के क्षेत्र। और इसमें लिखना उत्पादन के, उत्पादन के तीन मुख्य क्षेत्र तथा, उत्पादन के तीन मुख्य क्षेत्र तथा, तीन मुख्य क्षेत्र तथा दो दो सहायक क्षेत्र होते हैं। उत्पादन के तीन मुख्य क्षेत्र तथा दो सहायक क्षेत्र होते हैं। अब तीन मुख्य क्षेत्र कौन कौन से हैं जो हमारे उत्पादन में काम आएगा? पहला प्राथमिक क्षेत्र, नीचे लिखते रहना, एक तरफ मुख्य क्षेत्र दूसरी तरफ सहायक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। ये तो कैसे क्षेत्र हैं हमारे पास में? उत्पादन के मुख्य क्षेत्र है, मेन रिसोर्सेज है ना, जहां से हमारे पास में उत्पादन प्राप्त होगा। और दो हमारे पास में कैसे क्षेत्र हैं? सहायक, जिसमें से चतुर्थक, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र। तो उत्पादन के कुछ हमारे पास में क्षेत्र है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र और पंचम क्षेत्र है। तो उत्पादन के कितने क्षेत्र हैं? पांच है। तीन तो मुख्य और दो सहायक क्षेत्र है। ठीक है, अब पहला हेडिंग डाल दो, प्राथमिक क्षेत्र।
प्राथमिक क्षेत्र। अब हम प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? पहली बात तो यही है, किसे कहते हैं? जहां से उत्पाद, जो कच्चा उत्पाद है, वो कच्चा उत्पाद क्या होता है? प्राप्त होता है। रॉ मटेरियल हमें क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। ठीक है, वो सारे क्षेत्र कैसे हैं? प्राथमिक क्षेत्र ही है। ठीक, तो लिखिएगा आगे, शॉर्ट में लिख ले तो समझ में आ जाएगा। तो आगे लिख लो, जिससे कच्चा माल प्राप्त होता है, जिससे कच्चा माल प्राप्त होता है। भाई रॉ मटेरियल जो हमें प्राप्त हो रहा है वो सारे क्षेत्र कैसे हैं? प्राइमरी सेक्टर है। जैसे उदाहरण, कोई एक आध उदाहरण हो तो, गन्ना, तो गन्ने की जगह एग्रीकल्चर कहते तो सब आ गए उसमें। कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, फिश प्रोडक्शन हो गया, है ना, और डेयरी फार्मिंग, तो वो पशुपालन, डेयरी फार्मिंग सब कुछ एक वही। हाँ, कौन सा? गुड, क्रूड ऑयल। देखिए अभी ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है, क्रूड ऑयल प्राथमिक क्षेत्र में नहीं आएगा, है ना, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में खनन आता है। किस में आ जाता है? अब यहां सबसे ज्यादा दिक्कत कहां आती है? सवाल लिखिएगा एक, उदाहरण के लिए जगह छोड़ करके नीचे एक सवाल लिखना, सवाल लिखना, उदाहरण के लिए एक दो लाइन छोड़ दो। हाँ, पेज नहीं छोड़ना है, लाइन छोड़नी है। और नीचे सवाल लिखना, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से खनन, माइनिंग, खनन एवं उत्खनन, निम्नलिखित में से खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत, खनन एवं उत्खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सेकंड, कौन बोला? किसने? मतलब सही बोला या गलत बोला ये नहीं पता, बट बोला किसने पहले, तो ये तो देख रहा हूं। हाँ, सही है। सेकेंडरी, फर्स्ट में नहीं आएगा। हाँ, नीचे ऑप्शन लिख लो, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, और ऑप्शन डी प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक, तीसरा तृतीयक, चौथा प्रथम एवं, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक दोनों। और ई तो ऑप्शन आपके आ ही रहा है एग्जाम में, इनमें से अनुत्तरित उत्तर देना हो तो राइट आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं। यही आपके सवाल सबसे ज्यादा, इस अगर क्षेत्रों में से सवाल कभी भी पूछना है तो आपके यही दो ऑप्शन देगा, खनन और उत्खनन देगा। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये आपके आरपीएससी ने कई बार सवाल भी पूछा है। आंसर होगा सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत आता है। जो अभी आप कह रहे थे ना, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल एक प्रकार का खनन वाला क्षेत्र है। भाई आप जमीन में से खोद करके चीजों को निकाल रहे हो, खोद करके जो भी चीजें निकाली गई है वो सारे के सारे सेकेंडरी के अंतर्गत आएगा, ना कि प्राइमरी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? हाँ, तो उसके उदाहरण, इसका तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और जो उदाहरण लिखना है उसमें लिख लो कृषि। जो एग्जाम्पल के लिए लाइन छोड़ी थी ना, उसमें कृषि, कृषि के अलावा पशुपालन, पशुपालन, कौमा मत्स्य पालन, मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। अच्छा, वन किसके अंतर्गत आएंगे? फॉरेस्ट, प्राथमिक में,
द्वितीयक में नहीं, मैंने तो द्वितीयक में पढ़े हैं। हाँ, केवल वन फॉरेस्ट, द्वितीयक में नहीं होगा तो मैंने गलत पढ़ लिया फिर। हाँ तो सही गलत ही पढ़ा है फिर। वन फॉरेस्ट इत्यादि एक्सेट्रा। इसमें से वन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्षेत्र है। क्या वन किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा? आंसर क्या होगा? प्राइमरी में आएगा। ठीक है, फॉरेस्ट। तो प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य रूप से वो चीजें जो रॉ मटेरियल के तौर पर यूज हो रहा है, कच्चे माल के तौर पर यूज हो रहा है, तो वो सारा का सारा किस में होगा? प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत होगा। अगला लिखिएगा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र, अब द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन सी चीजें हैं? जो भी मैन्युफैक्चरिंग चीजें हैं, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब इंडस्ट्रियल सेक्टर जो भी है, वो सारा का सारा द्वितीय क्षेत्रों के अंतर्गत ही आएगा। जैसे इंडस्ट्री, आपने लो इस्पात उद्योग हो गया, डेयरी प्लांट हो गया, डेयरी नहीं डेयरी प्लांट, टिम्बर नहीं टिम्बर प्लांट, उद्योग जिसके पीछे लग गया वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आएगा। क्लियर है? लिखिएगा उद्योग, उद्योग। उसके बाद में निर्माण, निर्माण कॉमा विनिर्माण, निर्माण विनिर्माण, खनन माइनिंग, निर्माण विनिर्माण खनन, उत्खनन, खनन उत्खनन इत्यादि। और इस सेकेंडरी सेक्टर के आगे मोस्ट लिख लो, क्योंकि एग्जाम्पल में यही देगा आपको सबसे ज्यादा। ठीक है, ये सारे के सारे सेकेंडरी सेक्टर की इंडस्ट्रियां हो गई सेकेंडरी सेक्टर में। अब हमारे पास में कौन सा है? टर्सरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र। अगला तृतीय क्षेत्र, एक होता है माइनिंग। हाँ, उत्खनन के लिए भी हम यूज तो माइनिंग ही लेंगे, लेकिन हिंदी में नाम अलग यूज कर सकते हैं। उत्खनन भी लिखा हुआ मिलता है माइनिंग ही है, मतलब जो माइनिंग हो रखी है उसमें से वापस खोद करके निकालना, तो वो भी है तो माइनिंग ही है ना। निर्माण के लिए मैन्युफैक्चरिंग वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, अगला है तृतीय क्षेत्र, और इसमें लिखिएगा, अब तृतीय क्षेत्र में कौन सा? सेवा आधारित जितनी भी है। ठीक है, तो लिखिएगा तृतीय क्षेत्र आ गए सेवा आधारित क्षेत्र, सेवा आधारित क्षेत्र। जैसे डाक सेवा, बैंक सेवा, डाक सेवा पोस्ट ऑफिस, डाक सेवा, बैंक सेवा, डाक सेवा, बैंक सेवा, और परिवहन, शिक्षा नहीं होगा, चिकित्सा होगा। डाक सेवा, बैंक सेवा, चिकित्सा, चिकित्सा। चलिए, ये कुछ ऐसे सेक्टर है जो किस में आएगा? आपके टर्सरी सेक्टर में होगा। आवाज नहीं करनी है, वो तृतीय क्षेत्र में होगा। अब हमारे पास में दिक्कत ये है कि शिक्षा किस में आएगा? शिक्षा सहायक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और किस में आएगा? आपके चतुर्थक में। और इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये जो भी सेक्टर है वो सारे के सारे किस में होगा? पंचम क्षेत्र में आ जाएगा। क्लियर है? तो आगे लिखिएगा चतुर्थक क्षेत्र। हाँ जी, कौन सा? साइंटिस्ट वगैरह, देखिए साइंटिस्ट वगैरह चतुर्थक क्षेत्र के अंतर्गत है ना। ये जिस तृतीय क्षेत्र के लिए सहायक की भूमिका में है,
टीचर वगैरह जो भी है, टीचर, शिक्षक, वैज्ञानिक, ये सारे के सारे किस में है आपके चतुर्थक में। और प्रधानमंत्री वगैरह ये, या फिर आईएएस, आरपीएस, ये जो है ये भी किस में है आपके चतुर्थक, सॉरी पंचम में है। पर्यटन एक प्रकार की इंडस्ट्री है। पर्यटन क्या है? एक प्रकार की इंडस्ट्री है, पर्यटन उद्योग है, टूरिज्म इंडस्ट्री है पूरी की पूरी। अगर पर्टिकुलर पर्यटन की बात करें, एक व्यक्ति विशेष की बात करें, तब तो वो आपके प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। लेकिन अगर टूरिज्म इंडस्ट्री की बात करोगे तो वो किसमें आ जाएगा? ठीक है, लिखिएगा चतुर्थक क्षेत्र में। हाँ, विद्युत। देखिए, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन आपके पास में द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत ही होगा। इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन हो रही है, जल विद्युत से उत्पादन कर रहे हैं, तो द्वितीय में आएगा ना। देखिएगा, इसके अंतर्गत कोचिंग भी शिक्षक इसी में आएगा, चौथे में ही आएगा। देखिएगा, इसके अंतर्गत शिक्षा, शिक्षक, वैज्ञानिक, शिक्षा, शिक्षक, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक जैसे शामिल किए जाते हैं, जैसे शामिल किए जाते हैं। और नंबर 5वां पंचम क्षेत्र। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग? पंचम क्षेत्र में जो भी आपके पास में पीएम वगैरह जो भी है तो लिखना है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति, सीएम, राष्ट्रपति, सीएम, पीएम, आईएएस, आईएएस, आईपीएस, हाँ वो आरजेएस वगैरह जो भी है, इत्यादि को शामिल किया जाता है। इत्यादि को शामिल किया जाता है। इसमें से पूछेगा आपको खनन उत्खनन वाला ही मामला, तो विशेष तौर पर ध्यान रखना माइनिंग और आपके माइनिंग के संबंध में। तो माइनिंग किसके अंतर्गत है? आपके सेकेंडरी सेक्टर के अंतर्गत ही है। ठीक है, अब ये तो हमने अब तक ये देख लिया कि सबसे पहले तो राष्ट्रीय आय कहते हैं किसे, और दूसरा हमने क्या देखा, राष्ट्रीय आय के उत्पादन को, जो उसमें यूज करने वाले जो जो क्षेत्र है, यानी कि उत्पादन हमें किन किन क्षेत्रों से क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। ठीक है, फिर हमारे पास में है फैक्टर कॉस्ट, कारक लागत। क्या नाम आता है? एक नाम आएगा कारक लागत है। अब फैक्टर कारक क्या है, तो उस पर लागत कैसी लग रही है, तो हम उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? फैक्टर कॉस्ट या कारक लागत के नाम से जानते हैं। तो हेडिंग लिखना कारक लागत या फैक्टर कॉस्ट। कारक लागत, तो एक तरफ तो लिखना है आपको कारक, फैक्टर, और एक तरफ लिखनी है लागत, कॉस्ट। अब जैसे कारक, अगर मान लो कोई भी भूमि है, तो भूमि से व्यक्ति क्या चाहेगा? भाई ये अगर मान लो मेरी बिल्डिंग है, तो मैं अगर किसी को दूंगा तो मैं उससे क्या लूंगा? किराया, रेंट ही तो लूंगा ना। तो भूमि वाला व्यक्ति क्या चाहता है? पैसा तो सब जी चाहते हैं, हाँ, किराया। अगर कारक कैसी है? भूमि है,
तो लागत क्या आ जाएगी? किराया आ जाएगा। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने श्रम की या मजदूरी की, श्रम की या मजदूरी की, तो वो क्या चाहेगा? हाँ, आय तो चाहेगा, लेकिन किस रूप में है? मजदूरी चाहेगा, है ना? तो दरअसल ये क्या चाहेगा? मजदूरी आए। मजदूरी। अगर मान लो कोई पैसा करे लगाएगा, लगाने को हमने बोल दिया निवेश। भाई इन्वेस्टमेंट अगर मान लो इस कोचिंग में किसी ने किया है, तो वो क्या चाहेगा? इससे प्रॉफिट, लाभ चाहेगा, है ना? तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं, भाई ऐसे कुछ क्षेत्र है जो कारक के रूप में भी, और उससे हमें क्या प्राप्त हो रही है? लागत भी प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो उसीलिए हम नाम यूज करते हैं कारक लागत। कारक कैसा है, उससे क्या चीज प्राप्त हो रही है, वो क्या है? उसकी लागत है। भाई आप लोग अभी तैयारी करने के लिए आ रहे हो, तो इंटेंशन क्या है आगे? पीटीआई बनना। अंततः बात तो वही है कि पैसा कमाना। भाई लास्ट तो वही है ना। डॉक्टर बनना। एनाटॉमी पढ़ करके डॉक्टर बनोगे? एनाटॉमी पढ़ करके डॉक्टर नहीं बन पाओगे। वो उतना ही देखोगे कि अगर मान लो खेलते समय हड्डी टूट गई, तो उसका प्राथमिक उपचार कैसे किया जाए, अपन वैसे ही यूज कर पाएंगे उसको। हाँ? मान लो ऑपरेशन करना था राइट साइड की हड्डी का, कर दिया लेफ्ट साइड की हड्डी का, कभी एनाटॉमी पढ़ के तो वही होगा। हाँ? चलिए, तो नीचे लिखिएगा कारक लागत, और इसमें लिखना है, उसमें लिखना है नीचे इसके अंतर्गत। हाँ, कारक लागत में हेडिंग डाल रखी है ना, कारक लागत। बाद में लिखना है, पहले लिख तो लो। उतार लिया? तो उसको छाप लो पहले। लिखिएगा, नीचे लिखना है आपको ऐसे लाइन के रूप में, कारक लागत के अंतर्गत, कारक लागत के अंतर्गत कारक लागत के अंतर्गत लाभ है। हाँ, बड़े पहुंचे हुए फकीर लग रहे हो फिर तो मेरे को। हाँ, लिखिएगा कारक लागत के अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य, उपभोक्ता मूल्य या बाजार मूल्य, उपभोक्ता मूल्य या बाजार मूल्य, बाजार मूल्य, बाजार मूल्य निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है। उपभोक्ता मूल्य या बाजार मूल्य, मार्केट प्राइस निकाला जा सकता है, जिसमें जिसमें कारक लागत के अंतर्गत, जिसमें कारक लागत के अंतर्गत, जिसमें कारक लागत के अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों को, अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स, कारक लागत के अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों को, अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर, कारक लागत के अंतर्गत अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर उसमें से कारक लागत को, या कारक लागत में अप्रत्यक्ष करों को जोड़कर उसमें से सरकार द्वारा,
सरकार द्वारा दी जाने वाली सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी को घटाया जाता है, घटाया जाता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझना है हमें दरअसल निकालना क्या है, मार्केट प्राइस निकालना है। निकालना क्या है, बाजार मूल्य निकालना है ना। अब बाजार मूल्य के लिए हम आगे जब भी लिखें तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, एमपी लिखेंगे। इसका मतलब है मार्केट प्राइस है। कई बार आप जैसे इकोनॉमिक सर्वे वगैरह पढ़ते हो तो उसमें दो चीजें दे रखी होती है, एक करंट प्राइस है ना, और एक मार्केट प्राइस या फैक्टर कॉस्ट। कभी भी ऐसे शब्द अगर आप देखोगे तो उसमें लिखा हुआ मिल जाता है। मार्केट प्राइस मतलब जो बाजार में चल रही है। अब मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं, मार्केट प्राइस निकालने के लिए हम लोग जो कारक लागत है, कारक लागत का मतलब फैक्टर कॉस्ट, इस फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ रहे हैं, अप्रत्यक्ष। भाई सरकार जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा रही है उस इनडायरेक्ट टैक्स को तो क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। लेकिन सरकार जो अनुदान दे रही है वो किस रूप में दे रही है, सब्सिडी के रूप में दे रही है। और उस सब्सिडी को हम लोग क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। तो अगर कोई पूछे कि बाजार मूल्य कैसे निकाला जा रहा है, तो जो भी कारक है और उसकी क्या है लागत, कारक क्या होगा, जैसे मान लो भूमि है तो भूमि का हमें क्या चाहिए, किराया। क्या चाहिए, उस पर सरकार क्या लगा रही है, इनडायरेक्ट टैक्स लगा रही है, अप्रत्यक्ष कर लगा रही है। उसमें से हमें मान लो सरकार क्या दे रही है, सब्सिडी दे रही है। तो वो हटा करके ये कारक अप्रत्यक्ष कर जोड़ करके हम क्या निकाल सकते हैं, मार्केट प्राइस निकाल सकते हैं, बाजार मूल्य को निकाला जा सकता है। तो बाजार मूल्य निकालने के लिए हमारे पास में क्या चीजें होनी चाहिए, कारक लागत होनी चाहिए। और कारक बहुत सारे हो सकते हैं, उस पर लागत अलग अलग प्रकार की। जैसे कारक में अगर आपने जैसे मान लो मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया तो मैं श्रम कर रहा हूं, है ना, तो मुझे उसकी वेजेस मिलनी चाहिए, मजदूरी मिलनी चाहिए, तभी तो होगा ना। भाई कारक क्या है, श्रम, तो उसकी क्या मुझे मिल गई, मजदूरी मिल गई। ठीक है, अब सरकार ने कहा कि जो आपको मजदूरी मिली है, क्या मिली है, फैक्टर की कॉस्ट मिली है, उस पर हम क्या लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ठीक है, फिर सरकार कहती है कि हमने बहुत सारी चीजों में आपको क्या दे रखी है, छूट भी दे रखी है, सब्सिडी भी दे रखी है, तो उसको उसमें से क्या कर लेंगे, घटा देंगे। तो उसकी एक्चुअल क्या आ जाएगी आपके पास में, मार्केट प्राइस आ जाएगी, बाजार मूल्य आपके पास में आ जाएगा। तो सरकार यही काम करती है क्या, कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए जो कारक होता है उसकी जो लागत है, तो कारक लागत हो गया, फैक्टर कॉस्ट हो गया, उस फैक्टर कॉस्ट में क्या जोड़ रही है, सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले अप्रत्यक्ष कर, और उसमें से क्या घटा रही है, सब्सिडी घटा रही है। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में कभी भी ये पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लो ऐसे ही। हो गया, ठीक है। अब हेडिंग डालो, राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाएं। राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाएं।
राष्ट्रीय आय से जुड़ी हुई अवधारणाएं। नंबर पहला, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी इंग्लिश दोनों में नाम लिखना। सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद। अब सबसे पहली बात तो जीडीपी हम लोग कहते हैं किसे? कई बार मार्केट में आता है कि भारत की जीडीपी बढ़ गई, भारत की जीडीपी घट गई, ये होता है ना। ये जीडीपी होती क्या है आखिरकार? तो जीडीपी के लिए कुछ हमें चीजें पता होनी चाहिए कि क्या क्या होती है। ठीक है, जीडीपी के बारे में सिंपली तौर पर कहते हैं कि किसी भी देश की, क्या लिखा, किसी भी देश की घरेलू सीमा के भीतर, किसी भी देश की, और घरेलू सीमा भी कैसी? उसकी भौगोलिक, यानी किसी भी देश की भौगोलिक घरेलू सीमा के भीतर। अब क्या होगा? उत्पादित होने वाली, अब उत्पाद क्या होता है? पहले ही दिन पढ़ा था कि इकोनॉमिक्स में क्या चीजें उत्पाद होती है, या तो वस्तु या सेवा। तो उत्पादित होने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं या फिर सेवाएं हैं, है ना, तो किसी भी देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाएं, लेकिन ये वस्तु और सेवाएं क्या, एक निश्चित समयावधि में, एक निश्चित समयावधि में जो भी वस्तु और सेवा उत्पादित हो रही है, इनके या तो अंतिम मूल्य या फिर बाजार मूल्य, बाजार मूल्य को हम लोग मार्केट प्राइस भी कह सकते हैं। अभी अपन ने देखा मार्केट प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाजार मूल्यों को क्या करते हैं हम, किस में शामिल कर रहे हैं? जीडीपी में शामिल कर रहे हैं। ये सिंपल सी परिभाषा है। अब इसमें टेक्निकल धीरे धीरे अपन बढ़ाते हुए चलेंगे। ये सिंपल पहले यही कह रहा है कि किसी भी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के, है ना, वो भी वस्तु और सेवा कब? एक निश्चित समयावधि में, यानी एक निश्चित समयावधि में उत्पादित होने वाली वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य या बाजार मूल्य को क्या कहा जाता है? जीडीपी के रूप में हम लोग जानते हैं। ठीक, अब ये कैसे? जैसे मान लो आपने एक कोई कार खरीदी, क्या खरीदी? कार खरीदी। ठीक, अब इस कार की मैन्युफैक्चरिंग हुई है मान लो 2025-26 में। भाई हमारे यहाँ पर जो भी एक निश्चित समयावधि चलेगी ना, ये समयावधि चलेगी 1 अप्रैल से लेकर के आपके 31, वित्तीय भाषा में हमेशा यही समयावधि चलेगी अपने। ठीक है, तो जब भी हम बात कर रहे हैं एक निश्चित समयावधि का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होगा? 1 अप्रैल से। समाप्त कब होगा? 31 मार्च को क्या हो जाएगा? समाप्त। तो एक आपने कार खरीदी, और वो कार कब खरीदी? 2025-26 की एक निश्चित समयावधि में। अब कार वाला, आप शोरूम में गए और कार वाले ने कहा कि देखो भाई साहब, इसमें 4 तो टायर आगे लगे हैं गाड़ियों में, एक आपके स्टेपनी में भी है, तो 5 तो क्या है? टायर है। इतने सारे कांच लगे हैं, इतना ये मतलब इसमें रॉ मटेरियल लगा है, इसका हर किसी की अलग अलग प्राइस निकाल के दी थी क्या आपको? हाँ, अलग अलग थोड़ी ना कहा था। ऐसे गए तो उसमें वो बताया कि भाई साहब इसमें ये 4 टायर की ये कीमत है, मार्केट प्राइस ये है। हाँ? नहीं ना, उसने क्या कहा? इस पूरे कार की एक ही प्राइस है। क्या उस कार की प्राइस में उसका प्रॉफिट शामिल है क्या? गवर्नमेंट का टैक्स शामिल है क्या? सब कुछ चीजें शामिल है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट लगने वाले जितने भी टैक्स है वो भी क्या है? इसमें शामिल है। इसका मतलब हम उस कार का क्या दे रहे हैं, या फिर वही क्या दे रहे हैं हम लोग?
मार्केट प्राइस दे रहे हैं, ऐसा तो नहीं है। अच्छा मान लो आपने 20 रुपए की ब्रेड ली, उस ब्रेड वाले ने कहा पहले यही होता था, वेट लगता था, वैल्यू एडिशन टैक्स लगता था पहले। अब हमारे यहाँ पर वेट का सिस्टम नहीं है, वैल्यू एडिशन टैक्स नहीं है। अगर आपने मान लो ब्रेड खरीदी तो आपने ब्रेड में सबसे पहले क्या लिया, गेहूं लिया, मान लो 10 रुपए किलो, क्या ले लिया है, नहीं वैसे मानना है अपने को। फिर इस गेहूं से आटा बनाया, तो इस आटे वाले ने कहा कि मैं अपना 2 रुपए प्रॉफिट क्या करूंगा, एड ऑन करूंगा, तो इसकी कॉस्ट क्या हो गई 12। इस आटे को ब्रेड बनाने में क्या कर दिया, यूज ले लिया, तो अब उसने कहा कि मैं 4 रुपए अपना प्रॉफिट क्या करूंगा, यूज, तो ये कॉस्ट कितनी हो गई आपके पास में 16। अब इसने दिया बड़े होलसेलर को, इसने कहा कि मैं अपना 1 रुपया मार्जिन रखूंगा इसमें, प्राइस क्या हो गई। इसने दिया जो छोटे होलसेलर है, रिटेलर को दिया, उसने कहा कि मैं अपना 2 रुपए प्रॉफिट रखूंगा, ठीक है, तो क्या हो गई, या 3 रुपए प्रॉफिट रखूंगा। इसने दिया कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर को ये वस्तु कितने में पड़ी। अब कंज्यूमर जब भी गया मान लो चीज लेने के लिए, तो इसने पूछा रिटेलर से कि भाई साहब ये 20 रुपए की ब्रेड महंगी कैसे है, तो रिटेलर इसको ये कहेगा क्या, नहीं कहेगा ना, वो यही कहेगा कि लेनी हो तो लो, प्राइस यही है, इससे ना एक कम ना एक ज्यादा। तो इसका मतलब वो कैसी प्राइस है इसकी, बाजार मूल्य है, मार्केट क्या है उसकी प्राइस है, जिसमें सारे पीछे वाली जितनी चेन है वो सारी चेन क्या है, इंक्लूडिंग है। अब मान लो सरकार को जीएसटी लगाना है, क्या लगाना है, तो सरकार पहले इस पे जीएसटी लगाएगी, लगेगा क्या, नहीं, जीएसटी हमेशा, हाँ जो लास्ट में यूज कर रहा है ना उसी पे लगेगा। तो उसका मतलब जीएसटी का वैल्यू किसको देनी है, जो लास्ट में उसको यूज कर रहा है उसके ऊपर जीएसटी का भार लगने वाला है, ठीक है। तो ये पहले क्या होता था कि ये लूप होल था, पहले हर लेवल पर क्या लग रहा था, टैक्स लग रहा था, जिसे हम वेट कहते हैं, वैल्यू एडिशन टैक्स कहते थे। लेकिन फिर सरकार ने क्या कर दिया, जीएसटी लाने के बाद में इसमें एक अच्छा रिफॉर्म ये है कि अब ये हर लेवल पर लगने वाला टैक्स खत्म हो गया, और इसकी प्राइस क्या हो गई, एक ही फिक्स, लास्ट में ही क्या लगा आपका, जीएसटी लगा। तो कुल मिलाकर के ये है कि यहां पर हमें किससे मूल्य की बात करनी है, अंतिम मूल्य की बात करनी है, लेकिन वो भी कैसे, देश की घरेलू सीमा के भीतर। अब घरेलू सीमा कैसे तय करोगे आप लोग, जैसे मान लो, अच्छा इंदिरा गांधी का नाम सुना है क्या अपन ने, क्यों फेमस थी, हाँ, प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री थी। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो युद्ध हो रहा था 1970, पाकिस्तान के साथ में जो हमारा युद्ध था 1971 का, उस युद्ध के समय देखा होगा इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के जो फाइटर प्लेन थे उसका एयर स्पेस बंद कर दिया था, क्या कर दिया था, बंद कर दिया था ना, कि उनके फाइटर प्लेन हमारे यहां से नहीं जा सकते। तो क्या हमारी ये भौगोलिक सीमा है क्या, वायुयान जो एटमोस्फेयर में जो हमारी लेयर्स है ये हमारी भौगोलिक सीमा है क्या, है ना, निश्चित सीमा नहीं है। जितना हमारे देश के ऊपर जितनी बाउंड्री है वो हमारे देश की सीमा है। अगर कोई भी दूसरे देश का प्लेन या कोई भी दूसरे देश का कोई भी अगर हवाई जहाज यहाँ आता है तो हम उससे क्या लेते हैं, टैक्स वसूलते हैं ना, पैसा ले रहे हैं ना, तो वो हमारे देश की किस में काउंट की जाएगी, भौगोलिक सीमा में काउंट की जाती है। पहली बात तो ये। दूसरा, क्या केवल हमारे पास में स्थलीय और वायु वाली है क्या, जलीय सीमा नहीं है, है। भूगोल में आपने वो भी पढ़ा होगा, नॉटिकल मील, कितने नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील तक, 12 नॉटिकल मील तक आपको एब्सोल्यूट राइट है। एब्सोल्यूट राइट का मतलब जितनी भी चीजें हैं वो तमाम चीजें आपको वहां पर सारी है वो किसकी है, आपकी है। 12 से लेकर के 24 नॉटिकल बीच, जैसे आपने पढ़ा होगा टेरिटोरियल कंटिजियस जोन, ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो आप पढ़ते हो, तो 12 से लेकर 24 नॉटिकल मील तक हमें कस्टम टैक्स वगैरह ये भी वसूलने का क्या है, अधिकार है। और 200 नॉटिकल मील तक हमें माइनिंग करने का भी क्या है। तो अगर मान लो कोई वस्तु 200 नॉटिकल मील तक हमें प्राप्त हो रही है, तो क्या वो हमारे देश की भौगोलिक सीमा में काउंट की जाएगी क्या, की जाएगी। चलिए, आप हो भारत के निवासी, कहाँ के हो, इस बात का प्रमाण पत्र है आपके पास में आपका आधार कार्ड, है ना, आधार कार्ड यही है ना जो आपको बता रहा है कि ये आपके भारत के नागरिक होने का क्या है, प्रमाण पत्र। हाँ, पहले आधार कार्ड को ढंग से पढ़ना,
उस पर लिखा हुआ विशिष्ट पहचान पत्र है, वो आइडेंटिटी कार्ड है, आपके नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है ना। तो उस पर लिखा हुआ वही है, एक विशिष्ट पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है, तो बाकी बात करेंगे अपन कल, इसको भी लिखेंगे कल। परसों क्यों, कल लिखेंगे ना।